Hello and welcome to Genex IS. This lecture would be a very important lecture from your means as well as prelims point of view. From today onwards, we are going to start the preamble of Indian Constitution, the first page. ये चैप्टर इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है because this chapter consists of lot of keywords which is very essential for your entire preparation. अगर आप थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें तो every year they are asking the question from very significant topic that have mentioned in the preamble, like sovereignty, democracy, socialism, then justice, equality, fraternity. What is preamble? तो preamble को समझने का सबसे सिंपल मेथड है, आप जब भी अपनी किताबों को ओपन करते हैं, किताब का जो पहला पेज होता है वो हमें एक काइंड ऑफ फिलोसॉफी बताता है कि इस बुक्स में क्या लिखा जाएगा. इसमें मुझे याद आया सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कोट किया हुआ है इस चीज को, जिससे आप अपने आंसर को भी स्टार्ट कर सकते हैं. इन बेरूबारी यूनियन केस, सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो ये काइंड ऑफ फिलोसॉफी हो सकती है. जैसे मैं इस इंस्टीट्यूट को कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मेरा क्या मोटो है, मेरी क्या फिलोसॉफी है, ऐसी ही चीजें प्रीएम्बल में इंश्राइन की गई हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इंडिया को किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते थे. काफी बार मींस में यही क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दैट द प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसी चीज को और भी अच्छे से अगर आपको देखना हो तो आपको नानी पालखीवाला का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा. नानी पालखीवाला इंडिया के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक माने जाते हैं. नानी पालखीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में द केशवानंद भारती केस, फेमस केशवानंद भारती केस में नानी पालखीवाला कहते हैं इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आइडेंटिफाई करना है, आपको जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो द आइडेंटिटी कार्ड इज द प्रीएम्बल. ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा ओपिनियन दिया हुआ है, जैसे कि मुंशी साहब ने कहा है कि ये एक हॉरोस्कोप है. हॉरोस्कोप मतलब कुंडली ऑफ इंडिया. ऐसे सब टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सारे टर्म, ये सारे स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है. बिकॉज इन जनरल टर्म प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब किसी भी कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं मिला जो कि प्रीएम्बल में लिखा है. इज नॉट इन्फोर्सिबल. इन्फोर्सिबल इसलिए नहीं है सर क्योंकि फिलोसॉफी इन्फोर्स नहीं की जाती, फिलोसॉफी इम्बाइब की जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं हमारा रेट, हम ये चाहते हैं कि 100% सक्सेस रेट हो एग्जाम में, तो हमारा एम है. आप कल को ये नहीं कह सकते सर पिछली बार तो 100% नहीं मिला था. हम ये चाह रहे हैं, हमारा ये फिलोसॉफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर. इसी चीज को आज हमें थोड़ा डिटेल में देखना है कि प्रीएम्बल क्या है, कैसे बना और हर कीवर्ड से कैसे क्वेश्चन बनेंगे. लास्ट टाइम मैंने सुना था कि आप लोग 40 मिनट में प्रीएम्बल पढ़ गए थे, तभी मुझे इसलिए झटका लगा था. ये लेक्चर कम से कम 6 to 7 आवर्स का लेक्चर होगा, तब जाके हम प्रीएम्बल को थोड़ा समझ पाएंगे. मैं तब ये नहीं कहूंगा कि हम ज्यादा समझ चुके हैं. बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 to 7 आवर्स तो कम से कम चाहिए इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि इसके एक एक टर्म्स में बहुत ज्यादा डेप्थ है. और प्रीएम्बल की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज पे वोट किया गया था, हर चीज पे डिस्कस किया गया था. प्रीएम्बल का सोर्स पार्लियामेंट्री डिस्कशन या पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं है. सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका सोर्स डिबेट नहीं है. इसका सोर्स क्या है इसका? इन द मीटिंग ऑफ 12th December 1946, द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, he introduced ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, an objective resolution जो ये बताता था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई है, ये कैसा फ्यूचर डिराइव करें इंडिया के लिए, हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं. उसके लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा था. जैसे किसी भी लेक्चर में आप आते हैं तो आप पहले ये सोचते हैं कि हम क्यों आए हैं. उसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, तब देन प्राइम मिनिस्टर ने एक ओपिनियन रखा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, फॉर हुम एंड हाउ. उससे हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा है. यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है द सोर्स ऑफ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल डिबेट्स से या आर्टिकल्स से नहीं ऐड हुआ है, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही कोडिफाई कर दिया गया है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, उसे एक पेज में कोडिफाई किया गया जैसे प्रीएम्बल कहा गया. एट द वेरी एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी अजीब बात है, फर्स्ट पेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन का,
बट सबसे लास्ट चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन वोट हुई थी वो ये थी, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डोंट वांट कि प्रियम्बल में एक भी ऐसा टर्म हो जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच ना खाता हो। तो अननेसेसरी एनोमली को अवॉइड करने के लिए पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया और एट द एंड प्रियम्बल को ऐड कर दिया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल में कोई एनोमली ना हो, दे रिमेन सेम मोर और व्हाट्सओवर। ओके, इस तरह प्रियम्बल को सबसे लास्ट में वोट अपॉन करके सबसे पहले पेज में ज्वाइन कर दिया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज एंटायरली हैंड प्रिंटेड, हैंड रिटन। ये हमने लास्ट लेक्चर में पहले ही बात कर ली कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड प्रिंटेड और हैंड रिटन है। मेन बात है कि व्हाट आवर प्रियम्बल सेज, व्हाट डज दैट मीन इवन, राइट। ओरिजिनल प्रियम्बल की टेक्स्ट कुछ यूं है, ये ओरिजिनल प्रियम्बल नहीं बेटा, ये उसकी एक कॉपी है, ठीक है। ओरिजिनल प्रियम्बल यहाँ पे पेंटिंग अलग है थोड़ी। ओरिजिनल प्रियम्बल स्टार्ट्स विथ, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic and secular republic, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो एग्जामिनर के हमेशा सेंटर में रहता है। जैसे आप अगर बहुत ध्यान से देखें, इसकी फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट सिग्निफाइज द सोर्स ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सोर्स का पावर कहां से आ रहा है, कौन हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहती है कि हम 296 पीपल हमने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नो डाउट, बट हमें ये पावर देने वाला कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट या एक्सटर्नल पावर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एलिगेशंस ये लगाए जाते थे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज मेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये कहते हैं कि नो डाउट द प्रोसीजर वाज लेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर हमें हमारे लोगों से मिल रही है। द पीपल आर द रियल सोवेरियन। फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज द सोर्स ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये लाइन, ये सबसे सिंपल बात थी इस पूरे प्रियम्बल में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं कहते हैं सबसे डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट तो अब स्टार्ट होगा। अब आप समझिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे वो बनाना चाहते थे, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। तो दे आर सेइंग constitute India into a sovereign, sovereign मतलब सार्वभौमिक। क्या होता है मुझे 10 मिनट दीजिए, आज के लेक्चर का सेंटर वही है, आज वही डिस्कस करने वाले हैं। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये पांचों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर है। तो ये लाइन हमें क्या सिग्निफाई कर रही है, इट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द फर्स्ट पैराग्राफ सिग्निफाइज व्हाट, इट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा नेचर कैसा है। एक तो हम सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक। अब यहां बहुत कुछ छुपा हुआ है जो समझना जरूरी है बेटा। ये सारे टर्म, इसलिए मैंने कहा ये कॉपी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टर्म कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, दे आर नॉट रिटन इन द स्मॉल लेटर। अब ये चीज बड़ी अनकॉमन है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत हाईली एजुकेटेड थे, उन्हें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अंतर तो पता था ना। तो व्हाई दे हैव रिटन दिस कीवर्ड्स इन कैपिटल लेटर एंड दैट टू, अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात है, कॉनोटेशन मार्क्स रखा जाता है, लाइक कॉमा 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 कॉमा। इतनी इंग्लिश तो हम सभी को सिखाते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक भी कॉमा नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब है क्या कैलीग्राफर को इंग्लिश नहीं आती थी? आती होगी, इंग्लिश नहीं आती तो पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव जैसे महान लोग यहां बैठे थे, इट्स नॉट पॉसिबल कि इंग्लिश ना आती हो। तो व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये पांचों वर्ड ये बता रहे हैं कि इट इज इनसेपरेबल, इन्हें आप अलग कर ही नहीं सकते। दे आर कॉम्पोजिट इन नेचर। ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो रियल नेचर है उसमें से आप किसी भी वर्ड को निकाल नहीं सकते। इट इज इनसेपरेबल, दे आर नॉट डिफरेंट वर्ड, दे आर द पार्ट ऑफ सेम फिलॉसफी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम सोवरेनिटी, रिपब्लिक फ्रॉम सोशलिस्ट। ये टर्म्स कोई अलग अलग विचार नहीं है, ये एक कंपोजिट प्रिंसिपल है।
इसलिए यहां कहीं भी आपको कॉमा नहीं देखने मिलता। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए प्रियम्बल बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सिंस लास्ट 75 इयर्स हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे जीपीएससी पूछ रहा है, सब एग्जाम्स हैं। अब वो कुछ नया ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक ही पेज से कितना पूछ लेंगे, है ना। वो नया ये है कि एक भी कॉमा ना होना, कैपिटल लेटर दिखाना, ये बता रहा है कि इट इज अ कॉम्पोजिट नेचर। ठीक है, ये हमारे स्टेट का नेचर हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन वी वांटेड टू क्रिएट। द नेक्स्ट लाइन, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ये था स्टेट के लिए क्या चाहिए। अब बता रहे हैं कि लोगों के लिए क्या चाहिए, है ना, क्या सिक्योर करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें भी एक प्रेफरेंस देखने मिलेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 3 साल लगे थे 296 पेजेस लिखने में, विथ अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि यहां हर पेज का, हर शब्द का कुछ ना कुछ डीप मीनिंग है। वी हैव प्रायोरिटाइज्ड जस्टिस above liberty and equality. As rightly said by Dr. B.R. Ambedkar, that a liberty without equality or justice is a tool of tyranny. वो एक आदमी के शासन की तरफ आगे निकल जाएगा। द रूल ऑफ फ्यू, जहां पे कुछ पावरफुल लोग सबसे आगे निकल जाएंगे, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। इट मीन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर प्रायोरिटाइज जस्टिस अबाउ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सबसे, और कैसा जस्टिस बेटा, तो हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में एक एक टर्म पे बात करेंगे। अभी मैं एक भी टर्म नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी मैं ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक्चुअली ये प्रीएम्बल क्या है। तो इट इज प्रायोरिटाइजिंग जस्टिस ओवर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ये जो टर्म ऐड हुआ बेटा, बंधुत्व जिसको हम कहते हैं, भाईचारा, इट वॉज इंसिस्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही हिमसेल्फ इंसिस्टेड दिस कि ये होना चाहिए। जैसे कि आप देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज कहीं ना कहीं से आई हुई है। तो मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, हेल्थ थोड़ी डाउन है इसलिए, है ना। अगर आपको एनर्जी कम लगे तो माफ कीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन हमने कॉपी की है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने वहां से इसको कॉपी किया है। ये सारे प्रिंसिपल, ये है रशियन रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब रशियन रिवॉल्यूशन से लाया गया है। ये सारे प्रिंसिपल या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो प्रीएम्बल इटसेल्फ इज अ ब्लेंड ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम। सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस में यहां उठा लिए। ठीक है, तो ये बताता है कि हमें अपने सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर करना है। क्लियर। अगर आप लास्ट लाइन देखें तो वो कह रहा है कि हमने कब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। द डेट ऑफ अडॉप्शन, दैट इज 26th of November 1949। काफी बार क्लास 3 लेवल की जो आप एग्जाम देते थे, PSI STI वगैरह है, वहां इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ प्रीएम्बल। क्योंकि हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन हम 26 Jan 1950 का अडॉप्ट कर रहे हैं, बट प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949। इस तरह प्रीएम्बल 4 डिफरेंट सोर्सेस को बताता है, द सोर्स ऑफ पावर, नेचर ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल्स फॉर द सिटीजन एंड द डेट ऑफ अडॉप्शन। क्या आप क्लियर हैं? ये इतने से टर्म्स इतना कुछ बचा जाते हैं, बट माय प्रिंसिपल डिस्कशन हियर वुड बी द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, एंड दिस विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 2 hours फॉर ईच वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमें पढ़ना है, जैक फंडामेंटल राइट, DPSP, वहां समझने के लिए मैंडेटरी हो जाता है। एंड इट इज आवर अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट हमारे सिलेबस में इनमें से किसी भी टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। और जब अगर आप मेंस के पेपर उठा के देखें तो वो पेपर हमेशा यहीं से है, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी। यहां पे आई बिलीव द M. लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत इज लिटिल बिट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वहां कीवर्ड्स को एक्सप्लेन उतना डिटेल में नहीं किया गया जितना एक्चुअली डिमांड कर रही है एग्जाम। यहां पे मैं बेस्ट बुक मानता हूं NCERT को। 11-12 की NCERT बड़े अच्छे से इन टर्म्स को एक्सप्लेन करती है, बट स्टिल वहां भी बहुत कुछ रह गया है जो कि एक एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। एंड हेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विद द फर्स्ट कीवर्ड, सोवेरियन, द नेचर ऑफ स्टेट एज द सोवेरियन। ठीक है, आई होप आप मेरी बातें समझ पाए होंगे।
लिखाने का मेरे पास समय थोड़ा कम है आज भी, जैसे कि आप जानते हैं अब टाइम कम हो रहा है, बट फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। व्हाट डज सोवरेनिटी मींस, फ्रॉम वेयर दिस टर्म एक्चुअली केम। एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुए, नेम वाज जीन बॉडिन। अगर आप सोवरेनिटी पढ़ रहे हैं और जीन बॉडिन को नहीं जानते तो आपने एक्चुअली सोवरेनिटी नहीं पढ़ा। जीन बॉडिन इज नोन एज द फादर ऑफ सोवरेनिटी बिकॉज ही कॉइन्ड दिस टर्म सोवेरियन। ये बहुत एंशिएंट फिलोसोफर है, कोई लेटेस्ट नहीं है, मॉडर्न फिलोसोफर नहीं, इसलिए इनकी फिलोसॉफी थोड़ी प्राचीन फिलोसॉफी है। जैसे सोवेरियन का मतलब यह होता है कि हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू मेक द डिसीजंस। Let's take certain examples. Let's suppose Genex IS an organization who have the ultimate authority to decide. There is hierarchy, है ना? मैडम मैनेजिंग डायरेक्टर वो कुछ डिसीजंस ले सकती है, but still the founder have certain right that he can overturn all the decisions. और जब भी फाउंडर डिसीजन लेते हैं तो फाउंडर का डिसीजन कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। He is absolutely independent of any external agency, isn't it? अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे किसी से नहीं पूछना है, ये मेरा सोल राइट है एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन owned by me and I'm the proprietor. So here I'm the body who have actually independence of decision making without any external influence. जब भी ऐसी कोई बॉडी होती है उसे हम कहते थे दैट इज सोवेरियन बॉडी। जॉन बॉडिन ने कहा कि किसी भी कंट्री में टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड द सिटीजन, एज वी नो द ह्यूमंस आर chaotic बाय नेचर। ऐसा माना जाता था तब कि इंसान बाय नेचर chaotic है, वो आपस में युद्ध करने के लिए बने हुए हैं, एंड हेंस देयर मस्ट बी समवन हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी, द अल्टीमेट पावर टू रूल, to govern and to decide. It means judicial power, executive power, as well as legislative power. And Jean Bodin rightly said about that at that time that the sovereign should be a person, most probably a king. क्योंकि उस समय किंगडम्स हुआ करते, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उतना इवॉल्व नहीं था। जॉन बॉडिन के हिसाब से किंग इज द सोवेरियन अथॉरिटी। I hope you guys understood my point. Okay. डिस्कशन और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा नए फिलोसोफर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए अब टाइम है फिलोसोफर्स को पढ़ने का, क्योंकि जिस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं वो फिलोसोफर से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2025 जीपीएससी मेंस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम फिलोसोफर दैट वी लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डिडंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हमने इतिहास से पढ़ा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। ये स्टेटमेंट किसका है? A famous philosopher, Hobbes. Question number 12. The person in flesh and blood ever walked on this planet, the future will never believe. भविष्य कभी नहीं मानेगा कि हाड़ मांस में कोई इंसान इस पृथ्वी पे चला था। This is also a philosophy given by Albert Einstein regarding Gandhi. ये क्वेश्चन भी पूछा, मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, और जहां पे स्ट्रेट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट। इस बार जीपीएससी ने पूछा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तब तो फिलोसोफर भी पढ़ना पड़ेगा, फिलोसॉफी भी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। वैसे भी अगर आपको फंडामेंटल राइट ऑफ डीपीएसपी समझना है या कोई भी चैप्टर समझना है तो बेसिक फिलोसॉफी पहले पता होनी चाहिए। बॉडिन के बाद इस पे एक डिटेल डिस्कशन जो किया जाता है अबाउट सोवरेनिटी वाज गिवन बाय हॉब्स या टी हॉब्स। T. Hobbes is the philosopher who next gave the idea of sovereignty. और इनकी जो आइडिया थी उसे हम लेवियाथन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत फेमस फिलोसोफर लेवियाथन। Leviathan, according to him, he said that humans or the people, they know they are fighting among each other, so protect their life, protect their property, and protect their liberty. They came together and they surrendered their rights to the Almighty. वो अपने राइट्स को किसी को सरेंडर कर देते हैं। यहां पे देखिए हॉब्स को ज्यादातर
लिबरल नहीं माना जाता, हॉब्स को अथॉरिटेरियन माना जाता है, क्योंकि हॉब्स कहते हैं कि द लेवियाथन, द किंग मस्ट हैव ऑल दी पावर्स। सोवियन खाली किंग होना चाहिए, लेवियाथन का स्टेटमेंट यही है। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो लेवियाथन कहना क्या चाहता है, लेवियाथन यही तो कहना चाहता है कि किंग बनाया गया है, किंग बना नहीं है। पीपल देमसेल्फ दे चूज देयर रूलर, isn't it? बट व्हाटसोएवर द केस इज, मॉडर्न टाइम पे हम हॉब्स को एक अथॉरिटेरियन थिंकर ही मानते हैं, जिनका कहना है कि द अल्टीमेट सोवरेनिटी इज वेस्टेड विद द लेवियाथन और द किंग। एंड ही वंस यू, देखिए यहां पे मेन क्या डिबेट है, हॉब्स कहते हैं वंस पीपल सरेंडर्ड देयर राइट दे डू नॉट हैव राइट टू रिकॉल। आजकल बड़ा डिबेट में है राइट टू रिकॉल, आपने सुना होगा राघव चड्ढा जी का स्टेटमेंट लास्ट वीक ही दिया है पार्लियामेंट में, आ जाएगा आपके चैप्टर में सब। He said the once you surrender it mean you are not getting it back। अगर किंग कुछ गलत भी करता है, now you do not have the right to judge because he is the ultimate authority, he is the sovereign। I hope you guys are getting my point। इसे the concept of leviathan कहते हैं, but it was evolved later by Rousseau and पढ़ाया तुमको मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था, जैकब रूसो देन जॉन लॉक, रूसो एंड लॉक, जॉन लॉक, इन दोनों ने सोवरेनिटी को द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दिया। इन्हीं से हमने हमारे प्रियम्बल को कॉपी किया, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ लॉक, द फिलॉसफी ऑफ जॉन लॉक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिका में जो क्रांति आई है वो जॉन लॉक के प्रिंसिपल पे आई है, और उन्हीं के प्रिंसिपल पे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। वी आर कॉपिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट लाइन फ्रॉम दी सेम सोर्स। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लाइन का जो आपको टेक्स्ट दिखता है, दिस इज व्हाटसोएवर सिमिलर विथ जॉन लॉक्स फिलॉसफी। व्हाट जॉन लॉक सेड, जॉन लॉक सेड, देखिए पीपल आर नॉट बाय नेचर केओटिक, जैसा कि रूसो ने कहा था, सॉरी जैसा कि हॉब्स ने कहा था। हॉब्स ने कहा था जो लोग हैं वो बाय नेचर केओटिक होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। लॉक इसको नहीं मानते। लॉक कहते हैं इट इज नॉट ट्रू। लोग एक साथ आए और उन्होंने अपने राइट्स किंग को दिए विथ अ वेरी सिंपल पर्पस, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स बाय द किंग, बाय एन अथॉरिटी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किंग, नो डाउट किंग इज द सोवेरियन according to Locke as well, but that sovereignty is not the power of king, but it is actually the power of people who elected or who they made this king। लॉक कहते हैं कि हम जो लोग साथ आए कि हम आपको रूल करने दे रहे हैं, बिकॉज वी एक्सपेक्ट यू टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। एम आई क्लियर? व्हाट इफ किंग फेल्स टू प्रोटेक्ट सो? अगर आपको याद हो तो हॉब्स ने कहा था कि किंग इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग दैट विल बी डिसाइडेड बाय किंग। किंग कुछ भी डिसाइड करे राइट है, ठीक है, बट लॉक इसका अपोजिट कहते हैं। लॉक कहते हैं कि हमने मिलकर आपको ये पावर दी, आपकी खुद की पावर नहीं है। सो द अल्टीमेट सोवेरियन इज द पीपल, इसको हम कहते हैं पॉपुलर सोवेरिनिटी। पॉपुलर सोवेरिनिटी, द टर्म पॉपुलर सोवेरिनिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन लॉक। इन्होंने कहा था लोग सोवेरियन होते हैं, कोई इंसान नहीं हो सकता। एंड इफ दैट पर्सन फेल टू प्रोटेक्ट योर राइट, यू हैव ऑल द राइट्स टू हैव अ रिवॉल्यूशन। आप क्रांति कर सकते हैं, उसे फिर से हटा सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट द अल्टीमेट पावर। और यही हुआ जब ब्रिटेन एज अ रूलर यूएसए में यूएस के कॉलोनीज का राइट नहीं प्रोटेक्ट कर पाए, तो द यूएस पीपल डिड रिवॉल्यूशन। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट।
And hence the US Constitution itself start with the statement of Rousseau and the statement of Locke that we the people of India. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ वहीं से इवॉल्व हो रहा है. इसीलिए in the classical sovereignty principle, popular sovereignty remains same, that no one will rule as a person, the law will rule the country. And to make that law, we have certain rulers who are authorized by the people with the popular sovereignty. I hope मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100%? ओके. बट मैंने जैसा भी टर्म यूज किया, इट वॉज अ क्लासिकल फिलॉसफी. मॉडर्न टाइम पे ये काम नहीं कर रहा है. वाई? मॉडर्न टाइम पे थोड़ा और इवॉल्व हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो इतने सिंपल नहीं होंगे. ये जो है, ये आपका ऐसा रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, बट आज के मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए, इसके चांसेस लगभग ना के बराबर है. वाई? क्या इंडिया लीगली बाइंडिंग है अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए? यस. टारगेट्स आर नॉट बाइंडिंग बट प्रोसीजर इज बाइंडिंग. ना, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में प्रोसीजर तो बाइंडिंग है ना. चलिए छोड़िए छोड़िए. क्या हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन से बाइंडिंग है? एब्सोल्युटली. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी रिजोल्यूशन हम पे बाइंडिंग होता है. चलिए छोड़िए. रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्या हम बाइंडिंग है? यस. सो हियर लॉ is not derived by our people, बल्कि we are binding from by some external law. हमें यूएन चार्टर को मानना पड़ता है, हमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्हें भी मानना पड़ता है. Am I clear? Let's take certain example. मान लीजिए इंडिया कल को पाकिस्तान पर अटैक करना चाहे. Being a sovereign nation, can we do that? Sir? Why? Absolutely, because we have treaties and we are binded by the laws of United Nations, that is UN Security Council and UN Charter. So where is the sovereignty? हमने अभी तक तो यही पढ़ा ना, sovereignty वो होता है जो कोई भी डिसीजन ले सकता है. आप तो नहीं ले सकते. इसीलिए द मॉडर्न सोवरेनिटी हैज इवॉल्व्ड. यह वो क्लासिकल थियरी नहीं है. फॉर द वेरी सिंपल पर्पस, वी अंडरस्टूड सर्टेन थिंग्स कि टू अचीव द गोल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, अ सिंगल नेशन may not be, I'm not saying it must be, but may not be sufficient enough to address all the problems. Like climate change, one of the biggest problem. अगर आप मुझे बताइए, क्या क्लाइमेट चेंज पे आज तक कभी ऐसा बना है कि क्वेश्चन नहीं बना हो? मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में एक भी पेपर ऐसा है जिसपे क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन ना हो. वहां आपको यही तो यूज करना है. एंड नेवर यू आर गोइंग टू राइट द मेंस. यू मस्ट कीप समथिंग इन माइंड कि सिलेबस नहीं होता मेंस का, टॉपिक नहीं होता मेंस का. मेंस में यहां की चीज वहां यूज करने आनी चाहिए. अब देखिए, मैं पॉलिटी आपको इन्वायरमेंट पे यूज करवा दूंगा. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, हमने एक चीज जानते हैं, इट डू नॉट नो द बॉर्डर. हवाएं बॉर्डर देख के नहीं बहती. पॉल्यूशन पाकिस्तान करे या इंडिया करे, पॉल्यूटेड ग्लोब होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल विंड्स हैं जो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी. ओशनिक करंट्स हैं जो उसे पूरे वर्ल्ड में घुमाएंगे. देखिए बच्चों, हम कोई शॉर्ट डिस्कशन करने नहीं आए. मेरी पुरानी आदत है, मैं नहीं कर पाता. अगर आपको प्रीएम्बल 30-40 मिनट में पढ़ना हो तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है. क्लिक वंस एंड एंजॉय. फिर मुझे याद आता है अमेज़न प्राइम का डायलॉग, क्लिक एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियो, है ना. वो करना हो तो बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है. मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा पाता, बिकॉज आई बिलीव इन क्रिएटिंग ऑफिसर्स ओनली. ऑफिसर्स तभी बनते हैं जब उनके पास एक बहुत डीप नॉलेज होता है. ऊपर ऊपर की कहानियां नहीं पढ़ते, क्योंकि दुर्भाग्यवश मैंने भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार यूट्यूब से पढ़ा होगा. यूट्यूब में मैक्सिमम प्रीएम्बल को पढ़ाया जा रहा है 1 hour and 30 minutes में. ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं.
हाउ कैन यू डू द जस्टिस विथ प्रीएम्बल इन 1 hour and 30 minutes? ये भी 9 hours का लेक्चर, मैं खुद लेक्चर को और कट करके 6 घंटे में ला रहा हूं, बाकी ये लेक्चर तो 9 घंटे का है, कट करके 6 घंटे में ला रहा हूं। अब आप उसको कितना ही कट कर दोगे, 25 मिनट में कंप्लीट कर दोगे, तो इससे मेंस बच्चा कभी नहीं समझ पाता, वो खाली प्रिंस के फैक्टर मारता है ना। As we know, the environmental problems, the climate change do not know the border, and hence the solution should lie with collective approach. और जहां भी कलेक्टिव अप्रोच की बात आती है, वहां फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम सब में सोवरेन कौन, who will make the decision, है ना। इसीलिए द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज पूल्ड सोवरेनिटी और शेयर्ड सोवरेनिटी। आज के सोवरेनिटी को हम पूल्ड या शेयर्ड सोवरेनिटी कहते हैं, जहां पे हम खुद सोवरेन है अपने मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए, बट ऐसा कोई भी मुद्दा जिसमें कलेक्टिव रिस्पांस चाहिए, वहां हमारी सोवरेनिटी भी शेयर हो जाती है। जैसे वी शेयर्ड आवर सोवरेनिटी विथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पसेस, with WTO for trade purposes. यहां पे हम ये नहीं कि हमने सोवरेनिटी को गिवन अप कर दिया है, नॉट गिवन अप, द पूलिंग शेयरिंग ऑफ द सोवरेनिटी। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, द इवॉल्विंग, और इसी को द न्यू सोवरेनिटी भी कहते हैं और इवॉल्विंग सोवरेनिटी भी कहते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल सोवरेनिटी से एक शिफ्ट है, जहां हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हु इज द किंग, हु इज द किंग, हु इज द लास्ट डिसीजन मेकर, और यहां हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम सोवरेनिटी को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये ऊपर ऊपर से द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी हुआ, मैंने अगेन कहा ये ऊपर ऊपर से, क्योंकि हमने अभी इसको डिटेल में नहीं समझा। दिस सोवरेनिटी लाइज एट 2 stages, the external sovereignty and the internal sovereignty, है ना, external and internal। external sovereignty का मतलब ये होता है कि किसी भी external forces से आप बाइंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने पूल्ड सोवरेनिटी या शेयर्ड सोवरेनिटी की बात की, नो डाउट हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर से बाइंडिंग है, बट बिकॉज वी आर सेल्फ ओनली चूज दैट, हमने ही तो साइन किया वो एग्रीमेंट, हम प्रोसीजर ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाइंडिंग है, बट हु साइंड एंड रेटिफाइड, वी ओनली, है कि नहीं। हमने ही तो उस एग्रीमेंट पे साइन किया था, ठीक है हम आपकी बात मानेंगे। तो यहां भी अगर आप थोड़ा डीप जाके देखें तो अल्टीमेट डिसीजन तो मैं ले रहा हूं। अगर मुझे नहीं मानना उस बात को, मैं सिंपली कल बोलूंगा कि नहीं हूं मैं तुम्हारा एग्रीमेंट का पार्ट, एज डन बाय यूएसए। 2017 में यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, बोला मुझे नहीं करनी शेयर्ड सोवरेनिटी। 21 में अगेन आया, फिर बाहर निकला, ठीक है। ये सोवरेनिटी इसलिए पूल्ड है, हमने गिवन अप नहीं किया, दिया हुआ नहीं है। हमने कहा ठीक है, जब तक ये इशू है तब तक हम सॉल्व कर सकते। इसी को हम फंक्शनलिज्म, सोवरेनिटिकल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, जहां सोवरेनिटी फंक्शन वाइज डिफाइन की जा रही है। क्लाइमेट चेंज के लिए हमने पूल कर दिया, सिक्योरिटी के लिए पूल कर दिया, ट्रेड के लिए पूल कर दिया, बट अनटिल एंड अनलेस इट सेटिस्फाइड आवर नीड्स। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इट इज अ नीड बेस्ड सोवरेनिटी। Whatever we needed, we will agree for that. No doubt we will accept your conditions and terms, but with our needs. ठीक है। एक्सटर्नल मैटर में जो किसी भी से बाइंडिंग ना हो उसको एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहते हैं, और जो इंटरनल मैटर लाइक लॉ, सॉरी यार, लाइक लॉ मेकिंग एक्सेट्रा, उसको हम इंटरनल सोवरेनिटी कहते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया में ये है कि हु इज सोवेरियन इन इंडिया। तो ये तो क्लियर है प्रीएम्बल से कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट हम इस सोवरेनिटी को इंडिया में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब भी मेंस में क्वेश्चन पड़ेगा, मेंस का क्वेश्चन कुछ यूं रहेगा कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी इन इंडिया विथ रिलेवेंट केस लॉस।
ठीक है, तो इस सोवरेनिटी को कॉन्सेप्ट को इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में समझने से पहले हमने ये सभी चीजें देखी कि बेसिक टॉपिक क्या था। जिस किसी को लिखना है लिख सकते हैं, तब तक मैं ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई डाउट ले सकता हूँ। निशाबा गुड मॉर्निंग बेटा, केवल गुड मॉर्निंग। अगर कोई बच्चा यहां तक कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिएगा या फिर लेक्चर के बाद ही रख दे। अगर लिखा के प्रियम्बल पढ़ाने गया ना सर तो 15 घंटे पकड़ लो, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए इस चैप्टर के लिए मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कर दीजिए। आप बाद में इसे देख के रिपीट, आपके पास लाइव एक्सेस सबके पास है, आप बाद में देख के तब नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है मेरे पास। 12-15 घंटे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर लास्ट टाइम जब फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है इट टुक 28 लेक्चर्स फॉर अ सिंगल चैप्टर। तो ये सब्जेक्ट खत्म होने से रह गया। कल मुझे मैराथन लेना था बट दुर्भाग्यवश थोड़ा काम आ गया, हेल्थ क्राइसिस थोड़ी चल रही है, इसलिए कल लेक्चर कैंसिल हुआ मैराथन का। बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि इस संडे या जब भी हॉलीडे होगा विल हैव मैराथन लेक्चर्स, ओके। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि इंडिया में सोवरेनिटी क्या है, ठीक। आजकल एक बड़ा मैं इसको इतना डिटेल क्यों दे रहा हूं, 2026 में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आए जहां पे एक न्यू टर्म कॉइन किया जा रहा है, दैट इज डिजिटल सोवरेनिटी। अभी तक सोवरेनिटी एक क्लासिकल डोमेन में थी, लैंड, लॉज एंड प्रॉपर्टी, है ना। बट अगर आप मुझे बात बताइए, फेसबुक आप सब यूज करते हैं, मेटा या व्हाट्सएप, हमारा जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जीबी है एवरी डे, एज वी नो डेटा इज द न्यू फ्यूल। आज पूरी दुनिया डेटा पे बेस है। गूगल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है खाली डेटा का यूज करके। डेटा यूज करता है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट देता है और दे आर अर्निंग। डेटा इज द न्यू टूल, द न्यू फ्यूल। इसलिए आप कहते हैं जो नया वॉर होगा, वॉरफेयर होगा, दैट विल द वॉरफेयर ऑफ डेटा, द डिजिटल वॉरफेयर। A person sitting in Silicon Valley with merely hands can hack entire nation. अब वो कन्वेंशनल वॉरफेयर खत्म हो गया जहां आर्मी और टैंक्स आएंगे। अब बैठे बैठे क्लिक करो, फट गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, सब मर गए। बैठे बैठे आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर लिया, ब्लास्ट कर दिया, देश में फट गया। वॉरफेयर का मेथड बदल रहा है। और इसी तरह डेटा में इंडिया ने कभी डेटा सोवेरियन लॉज नहीं बनाए थे। हमारे लोगों का डेटा है पूरा, ये लोग बाहर ले जाते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस में, और इसी डेटा का यूज करके दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड नॉट ओनली अर्निंग, समटाइम दे आर मिसयूजिंग दैट मनी। लास्ट ईयर फेसबुक का एक इंसिडेंस आया कि मेटा के जो डेटा थे दैट वाज सोल्ड ऑन अ ब्लैक मार्केट, डार्क वेब। जोमेटो का डेटा डार्क वेब पे शेयर हुआ। अब ये डेटा कितने सेंसिटिव, आप सोचिए, आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी ईमेल आईडी, पूरी आइडेंटिटी, द एड्रेस, सारी आइडेंटिटी इसमें रहती। जो अगर किसी बिजनेस को मिल जाए, चलिए सर्टेन एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए जेनेक्स एज एन इंस्टीट्यूशन है, हम कभी कोई ऐड नहीं करते, इसलिए आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ, मैं कोई फालतू के एडवर्ट कभी नहीं करता। बट फिर भी अगर मान लीजिए मुझे कभी ऐड करने की इच्छा हुई, मेरे पास अगर एक ऐसी लिस्ट मिल जाए कि हमारे एरिया में कितनों की एज बिटवीन 18 एंड 30 है और मैं उन्हीं को टारगेटेड मैसेज भेजूं, हाउ वंडरफुल इट इज। क्योंकि 18 to 30 के लोग ही तैयारी करते हैं, मुझे तो मेरी ऑडियंस मिल गई डायरेक्ट। इस तरह डेटा का बहुत यूज हो रहा है। बट डेटा पे सोवरेनिटी किसकी, वो अभी तक प्रॉब्लम है कि डेटा पे कंपनी की सोवरेनिटी है। मेटा कहता है कि यूजर्स मेरी कंपनी यूज करें मेरा सॉफ्टवेयर तो ये डेटा मेरा है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इनेक्टेड, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सॉरी हैज इनेक्टेड अ लॉ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, है ना। और इस बिल का जो प्राइमरी पर्पस था वो था डिजिटल सोवरेनिटी को अचीव करना। गवर्नमेंट ने कहा नो डाउट पीपल आर यूजिंग योर प्लेटफॉर्म,
बट डेटा जनरेटेड ऑन दैट प्लेटफॉर्म इज सोवरेन ऑफ अ नेशन। इस पे हमारी सोवरेनिटी है, आपकी नहीं है। व्हाई इट इज अ केस ऑफ सोवरेनिटी? एक सिंपल एग्जांपल लेके फिर बताता हूं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्विक तो ही नहीं जाना कि फटाफट खत्म कर दूं, तो 1 घंटे में खत्म कर जाता हूं प्रियम्बल, सॉरी 15 मिनट। आई हैव दैट 10। जब हम क्लास 3 लेवल पर आते हैं ना, 15 मिनट में खत्म कर देते हैं पूरा प्रियम्बल। मान लीजिए कोई एक मैसेज आता है, जिस मैसेज की वजह से व्हाट्सएप पे कहीं पे राइट्स हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देती है कि मैसेज किसने भेजा था हमें बताओ, वी वांट टू कैच दैट पर्सन। गवर्नमेंट सिंपली डिनाई कर देती, सॉरी कंपनी सीधे डिनाई कर देगी कि दिस इज आवर पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसी, वी कैन नॉट रिवील दैट मैसेज। जैसे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इट मीन एक मशीन का मैसेज खाली दूसरी मशीन ही रीड कर सकती है, बीच में उससे हैक नहीं किया जा सकता, राइट। गवर्नमेंट इज सेइंग डू नॉट टेल अस द मैसेज, हमको मैसेज नहीं चाहिए, जस्ट कैच द थ्रेड कि मैसेज कैसे फॉरवर्ड हो रहा है, हमको खाली ओरिजिनल ओरिजिन बता दो। वो तो बता सकते हो, मेटा ने बोला सॉरी ये भी नहीं बता सकती, हमारी प्राइवेसी के खिलाफ। ऐसे डिस्प्यूट ऑलरेडी ट्विटर के साथ हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ गाइडलाइंस दी कि रिमूव दिस ट्वीट, इट इज एंटी नेशनल, इट इज थ्रेट टू इंडिया। ट्विटर ने मना कर दिया, बोला नहीं हम तो किसी की पर्सनल ट्वीट को नहीं रिमूव कर सकते। और ऐसे क्लासेस बहुत सारे पास्ट में देखे जा रहे हैं, जहां वेदर सोशल मीडिया और दैट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म या डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म, हर जगह बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं जो कि एंटी नेशनल है, जो इंडिया के इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंचा सकते हैं, फेक मैसेज, फेक वीडियोस द्वारा। कहीं की शॉर्ट क्लिप बना लो, हो गया काम आपका। तब गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस मैसेज के फॉरवर्डिंग को रोक सके, बट ये नहीं थी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सोवरेनिटी का क्वेश्चन ही डेटा पे सबसे बड़ा था। कंपनी कहते थे डेटा इज माय सोवरेनिटी, नॉट द नेशन सोवरेनिटी। और फॉर दैट पर्पस इंडियन गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड, द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसने कहा इट शिफ्टेड द सोवरेनिटी ऑफ डेटा फ्रॉम कंपनी और प्राइवेट कैपिटलिस्ट मॉडल टू गवर्नमेंट। नाउ वी आर सेइंग चलो तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, बट डेटा हमारा है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे प्रोसेस करना। मैंने यहां पे एक फीमेल एक्रोनिम यूज किया है, बोलूंगी, क्योंकि हम इंडिया को एज अ फीमेल एंटिटी मानते हैं, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्शन दे सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट ने कहा आपके पास अब एक पॉइंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, जो कांस्टेंट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहे। हमें कुछ कराना, हम सीधे उसको बोलेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। नहीं तो आईटी एक्ट में एक टर्म है, सॉरी मुझे पता है, सेफ हार्बर। सेफ हार्बर किसको कहते हैं? मान लीजिए मैंने कोई न्यूज शेयर की या कुछ भी शेयर किया वीडियो, जिसकी वजह से राइट्स हो गए। क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर हुआ है वो, या जिस पर्सन ने भेजा है वो? ये तो कहीं लिखा ही नहीं, समझ रहे हैं? तब हमारा आईटी एक्ट पिक्चर में आता है। आईटी एक्ट कहता है अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के डिजिटल डेटा सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करती है, हमारी बातें मानती है, तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे सेफ हार्बर। ऐसा कोई भी मैसेज या कुछ भी जिसकी वजह से राइट्स हुए, उसमें आपके प्लेटफॉर्म को चार्ज नहीं किया जाएगा, चार्ज सोर्स को किया जाएगा जिसने किया हुआ है। हाँ, बट अगर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कहा कि अगर आप नहीं मानते तो आपका सेफ हार्बर रिमूव कर देंगे। इसे कहते हैं सॉवरेनिटी। अब हम डिसाइड करेंगे क्या करना है डेटा के साथ, आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेक इंडियंस डेटा बैक टू अनदर नेशन। अगर आपको क्रॉस बॉर्डर डेटा लेके जाना है तो विद इन मंथ डेटा का प्रोसेस करके उसको डिलीट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप इंडियंस डेटा, आपके देश में भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे भी ये हमारी सोवरेनिटी है। और यही सब कॉन्सेप्ट सोवरेनिटी को आजकल बहुत न्यूज में लेके आया, जिसको हम डिजिटल सोवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। फिर एक डिबेट इंडिया में बहुत ज्यादा हुई, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। जब इंडिया आजाद हो जाता है उसके बाद एक बड़ी डिबेट थी, हमने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कॉपी किया इन द गवर्नेंस इज नियरली सिमिलर टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दे विल बी द एग्जीक्यूटिव, जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, है कि नहीं?
जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है सर, इसमें पार्लियामेंट इज द सोवेरियन अथॉरिटी, जस्ट लाइक इन ब्रिटेन। अगर इंग्लैंड में उनकी पार्लियामेंट एक लॉ पास कर दे कि जिस भी इंसान के बाल 3 सेंटीमीटर से बड़े हैं उन सभी को गोली मार दी जाए, तो मार दी जाएगी, बिकॉज देयर इज नो वन अबव पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। एक बहुत फेमस सेइंग है कि द ब्रिटेन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज अ मैन इनटू वीमेन और वीमेन इनटू मैन, रेस्ट दे कैन डू एनीथिंग। एक मैन को वीमेन और वीमेन को मैन में कन्वर्ट करने से वो सब कुछ कर सकते हैं। अब तो वो भी कर सकते हैं बाय मेडिकल सर्जरी। वो कहेंगे इसको लड़कियों में बदल दो, बदल दिया। तो हमने जब इंडिया में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, हमने इसी मॉडल को स्वीकार किया था, द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो हमेशा से, लेकिन इंडिया में बड़ी स्ट्रगल रही सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना क्लियर है नहीं। ब्रिटेन में द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, द सोवेरियन बॉडी। बट इंडिया में ग्लिच कहां आ गई? जब आर्टिकल 13, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, सब क्लॉज 2 आया, along with article 32, 226, article 143, article 123 and many more। जब ये सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने लगे तो एक प्रॉब्लम कहां आई? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी यही चैलेंज हो गई कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, और जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो कहां का सोवेरियन? तब भी ठीक था, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 32 कहता है कि पार्लियामेंट अगर आपकी फंडामेंटल राइट को छीनती है तो कोर्ट आ जाना। तो यहां तो पार्लियामेंट के राइट एकदम ही खत्म कर दिए गए। इसीलिए इन सारी जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई इंडिया में कि भाई साहब वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अकॉर्डिंग तो पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए, क्योंकि एक साइड ये है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी ये पूछते हैं व्हाट द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटी। ये वो क्वेश्चन है जो कि दुनिया में किसी को आंसर नहीं कर पाएंगे आपके सिवाय। ये बहुत डिटेल स्टडी चाहिए इसके लिए सर। व्हाट द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटी, एक साइड ये सारे हैं जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट है ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि पार्लियामेंट का कोई भी लॉ चेक कर सकती है कोर्ट, या प्रेसिडेंट के कुछ स्पेशल पावर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं लाइक आर्टिकल 368। अगर आप आर्टिकल 368 की लैंग्वेज देखें, द पावर एंड द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरेस्टिंगली there is no limitation in this process. With time आर्टिकल 368 बहुत इवॉल्व हो गया, अब तो सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 आ गया है। इनिशियली आर्टिकल 360 वाज वेरी क्लियर कि पार्लियामेंट की पावर एंड प्रोसीजर दिया गया था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का राइट पार्लियामेंट के पास। एक साइड आप कहते हो कि जो भी पार्ट 3 में लिखा हुआ है, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट, जो भी पार्ट 3 में लिखा हुआ है उसके खिलाफ कोई एक्ट मत बना देना, बाकी कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा, ठीक है। एक साइड हम ये कह रहे हैं, दूसरी साइड हम ये भी कह रहे हैं कि आप पार्ट 3 चेंज कर सकते हो। आर्टिकल 368 यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा था। आर्टिकल 368 को ध्यान दें तो लगता है कि इंडिया में, और पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो ये लगता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, द सोर्स ऑफ पावर फॉर द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। बट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर तो पार्लियामेंट को दे दी, वी अनलिमिटेड पावर, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर। तो यहां पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दिख रही थी। यहां डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस दिख रहा है, गिवन बाय, तुमको नालायक को सब पढ़ाया मैंने। हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, किसने? मॉन्टेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू का था। यहां पे वो है, यहां पे सोवरेनिटी। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे क्लैशेस हुए।
क्लासेस लाइक फंडामेंटल राइट में एक प्रॉपर्टी का राइट इनिशियली दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कहता था कि आपके पास जितनी प्रॉपर्टी वो आपके राइट्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट ने क्या किया, उस राइट्स को छीनना चालू किया फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है भाई उसको लेकर गरीबों को दो, क्योंकि गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं है ना। यहां पे पहली बार क्लासेस देखा गया कि इंडिया में सोवरेनिटी किसके पास है। गोलकनाथ जजमेंट तक, शंकर प्रसाद, शंकर सिंह, देन गोलकनाथ जजमेंट तक, ए के गोपालन जजमेंट तक, ये दिखा। सबसे इंटरेस्टिंग ए के गोपालन है। ए के गोपालन का जजमेंट 1951 का जजमेंट है। इसने कह दिया कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। आर्टिकल 21 को अगर आप देखें तो आर्टिकल 21 कहता है इवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी ले सकती पार्लियामेंट, अगर प्रोसीजर बराबर फॉलो किया है तो, ठीक है। बट इन केशवानंद भारती जजमेंट, दैट द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरिफाइज वेरी गुड थिंग्स दैट parliament no doubt have sovereignty, but it is internal sovereignty, and that too restrictive sovereignty। मतलब आप कोई भी लॉ बनाए, आपको कोई मना नहीं करेगा, इंटरनल देश को रूल करने आप कुछ भी बना सकते हो, बट आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। आर्टिकल 368 भले आपको कह रहा है कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, बट आर्टिकल 368 इज एन अमेंडिंग पावर। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है सुधार, इट इज नॉट री राइटिंग पावर, फिर से लिखना नहीं, है ना। और बाय यूजिंग योर अमेंडिंग पावर you can merely make certain changes, you cannot rewrite the constitution, especially the basic structure of Indian constitution, ठीक है। और इसीलिए केशवानंद भारती से इंडिया में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया, जिसको हम चेक्ड सोवरेनिटी या फिर लिमिटेड सोवरेनिटी कहते हैं। और ये क्या कहता है इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिंपल बात है, द अल्टीमेट अथॉरिटी is people, ठीक है। But the people collectively have created a law of the land, that is constitution, law of the land, है ना। And all the organs of the state, organ मतलब जो जो काम करता है, like legislature, executives and judiciary, they are sovereign in their own domain, internally they are sovereign in their own। जब जज जजमेंट ले रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता पार्लियामेंट क्या कह रही है, पार्लियामेंट जब लॉ में उसको फर्क नहीं पड़ता जज क्या कहना चाहते, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन डोमेन। बट जब भी एग्जीक्यूटिव अपनी राइट्स से बाहर जाएंगे, इमीडिएटली द कोर्ट हैव पावर टू इंटरवीन, ठीक है। और जब भी कोर्ट अपने राइट्स से बाहर जाने लगेगा, पार्लियामेंट हैव द पावर टू चेंज द कोर्ट, बिकॉज पार्लियामेंट अपॉइंट्स जजेस एंड पार्लियामेंट रिमूव्स जजेस। अभी मैं यहां जजेस केस या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूं, वो बाद में आएगा, जब हम थोड़ा और पढ़ लें उसके बाद हम बहुत डिटेल में देखेंगे जजेस केस या रियल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? मतलब यहां हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट है, जिसको हम कहते हैं इंटर डिपेंडेंट सोवरेनिटी। इंडिया में अगर आपको कोई कहे तो इंडिया की सोवरेनिटी कैसी है, आप कहेंगे द ऑर्गन्स हैव इंटरडिपेंडेंट सोवरेनिटी, ठीक है। एंड दे ऑल आर बाउंड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ derive its power from the ultimate sovereign, that is we the people of India। ये है आपके पहले शब्द का मतलब प्रियम्बल के, कि हम भारत के लोग, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने सुना एक डेमो हुआ 40 मिनट में प्रियम्बल खत्म हो गया, 30 मिनट में, उससे भी जल्दी। बताइए, अभी तो आपने पहला शब्द पढ़ा है और ये 1 घंटे पूरे हो गए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें?
चलिए देखिए फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, पहले टर्म के रिगार्डिंग। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप बाद में लिख सकते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, द पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी in the sense of British Parliament is, but operates within the limits of written constitution. Critically examine this statement with reference to the basic structure doctrine. क्या हम इसका आंसर लिख पाएंगे? पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज सोवरेनिटी। इंट्रो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज सोवरेनिटी। बॉडी में आएंगे, इंडियन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की सोवरेनिटी में डिफरेंस बताएंगे। बॉडी का सेकंड पार्ट होना चाहिए हाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिफाइंड द इंटरडिपेंडेंट सोवरेनिटी, है ना। और फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि द इंडियन सोवरेनिटी इज स्टिल इवॉल्विंग। ठीक है, यस सर। ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर, एग्जैक्टली। पार्लियामेंट की एब्सोल्युटली। ओके, देखिए इसमें क्या होता है सर, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ऑटोमेटिक लिमिटेशन आ गई, दैट बॉडी कैन नॉट बी सोवरेन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लिमिटेशन, इसीलिए तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट सोवरेन है क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। एग्जैक्टली, इटसेल्फ इज रिटन। ये पहला रीजन होना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिस्ट्रिक्ट देयर पावर, while Indian Parliament have the written constitution as the source of their power. ये पहला डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। Exactly, we are limited by the processes and procedure laid by constitution, जिसको हम constitutionalism कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज पढ़ा दी है, the constitutionalism doctrine, ठीक है। our parliament is limited by the constitutionalism and constitutional morality, while British Parliament is not limited, they are limited with the popular morality. ये पढ़ा है मैंने आपको बहुत डिटेल में, ठीक है। क्या इसका आंसर आप लिख पाएंगे? बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द इमर्जेंस ऑफ डेटा सोवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है पूल्ड ऑटोनॉमी या शेयर्ड सोवरेनिटी, जिसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इन द 21st सेंचुरी हैज रीडिफाइंड द ट्रेडिशनल वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी, discuss in the context of India's recent digital and foreign policy shift. अब ये उस टाइप के क्वेश्चन है सर जो कि आपकी जनरली किसी भी किताबों में नहीं। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं, उनको दे तो वो नहीं समझा पाएंगे। और मैं लाइव बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐप पे पर्सनल या क्लासरूम में अकेले बैठ के कुछ फेंक रहा हूँ। ये 90% टीचर्स हमारे फील्ड में नहीं जानते व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जब भी मैं अपनी ऑटोनॉमी में बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हूं, मैं ये ना कहूं मैं तो किसी पे नहीं मानता, जहां मुझे मेरा लाभ दिखेगा वहां मैं शिफ्ट कर जाऊंगा कि तुमसे मुझे फायदा है, चलो मानूंगा। पूल्ड सोवरेनिटी, यही हमें यहां समझाना था। इसका हम कैसे आंसर लिखेंगे? पहले हम सोवरेनिटी को डिफाइन करेंगे, फिर चेंजिंग डेटा सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को डिफाइन किया जाएगा। देन इंडिया के जो करंट लॉज हैं, जैसे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि इकोनॉमी और डिजिटल दोनों का पूछा हुआ है, फॉरेन ट्रेड एंड डिजिटल, ठीक है। हम यूएन के लॉज को बताएंगे, जिससे हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को खास इंक्लूड कर देना। क्लाइमेट, ट्रेड, डिजिटल डोमेन, जैसे कि हम सब वॉर्सो के भी पार्ट है, वॉर्सो पैक्ट, हम लोग ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके हम बाइंडिंग मेंबर्स, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसी को हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, हम ब्रिक्स के प्लान से भी एसोसिएटेड है। ब्रिक्स रिसेंट 2023 में चेयरमैन करने वाले हैं, चेयरिंग करने वाले हैं वो। तो ब्रिक्स क्यों चेयर किया जा रहा है? वो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के लिए किया जाता है ना। तो ये सारे रिसेंट, अब इसमें पुराना केशवंत भारती मत घुसेड़ देना, क्योंकि रिसेंट डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिस्कस विथ रिसेंट केस लॉस, क्लियरली लिखा था रिसेंट केस लॉस, सब केशवानंद भारती लिख के आ गए। भाई साहब, जब क्वेश्चन ही रिसेंट केस लॉस पे, आप केशवानंद भारती कैसे लिख रहे हो? इसका भी देखिए, हम एक पासिंग रेफरेंस उनको दे सकते हैं, बट प्राइमरी आपको सेंटर आज के लॉज एंड प्रिंसिपल्स पे देना पड़ेगा। लिख पाएंगे आप दोनों आंसर?
100% है। यस यस सर। एब्सोल्युटली। व्हाट्सएप है हमारा डेटा है, अभी गवर्नमेंट अगर उससे मांगती है तो वो बोल रहा है कि हमारा डेटा है। हाँ। अगर हम उसको ये बोलते हैं आपको ये डेटा हम देना है, अगर वो नहीं मांगी तो क्या व्हाट्सएप को बिल्कुल कर सकते हैं, लिख दिया है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। व्हाट्सएप बैन भी हो जाएगा, सेफ हेवन भी चला जाएगा। इट मीन देयर सीईओ एंड देयर मैनेजमेंट मे बी सूड इन द कोर्ट। अगर कोई क्राइम होता तो उन पे चार्ज कर दिया जाएगा। लग गया, ऑलरेडी लग गया सर, 2021 में आ गया, वो 21 में आ गया, 24 में पास हो गया है, एंड रिसेंटली ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। चैलेंज कर दिया इसको सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ट्विटर ने चैलेंज किया है। ट्विटर ने स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी को लेकर चैलेंज किया है कि हमारी डेटा प्राइवेसी के अगेंस्ट। वो एक्चुअली अभी सब्जुगेट मैटर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेट्स सी व्हाट कोर्ट डिसाइड, उसके बाद ही हम इसमें कोई कमेंट कर सकते हैं। आर्गुमेंट दोनों साइड से होती है, वो अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं। जैसे वो एक बड़ा सिंपल आर्गुमेंट देते हैं कि ऐसा कोई भी लॉ एक्सेप्ट करना, इट इज ओवर पावरिंग और कंट्रोलिंग द सिटीजन्स फ्रीडम। पर्सनल लिबर्टी विद कोई कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज someone is doing some intimate chat with his partner or her partner over the cases, गवर्नमेंट बोले इसका डेटा मुझे दे दो क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी से है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिजिटल ऑटोनॉमी, इट इज अ ग्रेटर क्वेश्चन वेदर स्टेट शुड एंटर इन द प्राइवेट डोमेन ऑफ इंडिविजुअल और नॉट। क्योंकि यहाँ राइट टू प्राइवेसी एक सबसे बड़ा चैलेंज आता था, आर्टिकल 21 सबसे बड़ा चैलेंज। अभी बाकी है सर, वो तो अभी लॉ ही, जब तक सब्जुगेट मैटर होता है तब तक उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। सब्जुगेट मैटर का मतलब होता है कोर्ट में है, जिस दिन कोर्ट जजमेंट दे देगा उसी दिन क्वेश्चन आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दिस व्यू व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा आप बोल रहे हैं, अभी रिसेंटली हुआ है ये हनी ट्रैप। रशियन एजेंसीज द्वारा कुछ सीनियर आर्मी एंड डिफेंस ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया गया, जिसमें हमारे जॉइंट सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व थे। ये इंसिडेंस 2025 के नवंबर मंथ का है, जहां से सोर्स है आपके क्वेश्चन का। और यहाँ पे 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने सुसाइड कर लिया, एंड दे शेयर्ड सम ऑफ द वेरी क्लासिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया विद दी सिक्रेट एजेंसीज विद हनी ट्रैपिंग। इसलिए थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाता है वो, है ना। चले आगे, चलिए दोस्त। तो पहला टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन इंडियन प्रीएम्बल, दैट इज सॉरी सोवरेनिटी। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इससे भी ज्यादा डिस्कशन रिक्वायर्ड होगा, लगभग इसमें 2 घंटे में डिस्कस करना पड़ेगा। द टर्म सोशलिस्ट। Socialism as a term has its evolution in the theories and philosophies given by Karl Marx. And later evolved by Lenin. ठीक है, और बहुत सारे फिलोसोफर फिर ऐड होते गए इस प्रिंसिपल में, जिसको हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म कह दिया था। इन लोग का सोशलिज्म क्या था पहले वो समझो। ये कहते हैं द कंप्लीट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वेयर ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स वुड बी वेस्टेड विद गवर्नमेंट ओनली। किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, विथ अ वेरी सिंपल रीजन। इनका मानना था कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शन, बुर्गोइस एंड सर्वहारा। बुर्गोइस इज द रिच क्लास who own all the properties and resources, while सर्वहारा is the poor class, जिनको सबसे ज्यादा शोषित किया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनका मानना था कि सर्वहारा रिवॉल्यूशन करने चाहिए और उस रिवॉल्यूशन के बेसिस पर बुर्गोइस की सारी प्रॉपर्टी छीन लो, सर्वहारास में डिवाइड कर दो। डिवाइड कौन करेगा? स्टेट करेगा। इसलिए स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। एम आई क्लियर भूमि जी? ठीक है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया बेटा, क्योंकि फिलोसॉफी के लेक्चर में बस इतना टाइम नहीं, बाकी सोशलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो 10-12 घंटे निकल जाते हैं समझाने में।
बट इन सिंपल टर्म इसको कहते हैं सोशलिज्म, जहां पे हम कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात करें ऑफ स्टेट, सारी प्रॉपर्टी स्टेट की रहेगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी। बट ये एक क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। सोशलिज्म is ultimately an economic policy doctrine which imposes a principle of economy on the government, कि आपको इस तरह की ही इकोनॉमिक प्रिंसिपल फॉलो करना है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है वो क्या है, हमने कहां से देखा है। अभी बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्चुअली सर, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस हो गए इससे। Indian socialism is not a socialism given by Karl Marx और लेनिन। इसी सोशलिज्म के बेसिस पर रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन का प्राइमरी प्रिंसिपल सोशलिज्म था। इंडियन सोशलिज्म इज नॉट द सोशलिज्म given by Karl Marx, it is more of गांधीयन सोशलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने यह टर्म यूज किया है, द गांधीयन सोशलिज्म, या सुप्रीम कोर्ट ने और अच्छे से एक्सेल एक एक्सेल की कंपनी थी, एक्सेल कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और अच्छा नाम दिया है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट, कुछ पूछना है बेटा, तो तेरे फिंगर से मुझे कुछ पूछना है, अच्छा ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब पहली बार डिबेट हुई, बहुत सारे लोग इस फेवर में थे कि सोशलिज्म एज अ टर्म शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। बट डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही अपोज दैट थिंग, ही सेड सोशलिज्म इंडियन प्रीएम्बल में नहीं होना चाहिए। ऑन व्हाट ग्राउंड ही अपोज्ड? ही सेड इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, दैट मस्ट बी डिसाइडेड by the people of India through votes and through their condition at that time। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, वो आने वाली सरकारें सोशलिज्म फॉलो करनी चाहिए, क्या पता आने वाली गवर्नमेंट को अलग पॉलिसी चाहिए हो, नीड ऑफ द आवर डिफरेंट हो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इज बाइंडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म लिख दिया जाए, इसका मतलब कि आपको सोशलिज्म ही फॉलो करना है। कल जाके क्या पता ऐसा दिन आ जाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज देनी पड़े, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रमोट करना पड़े, प्राइवेट बिजनेसेस को प्रमोट करना पड़े। इसलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ यूजिंग सोशलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्लियामेंट पे किसी भी टाइप का इंपोजिशन नहीं लगाना चाहते थे कि आपको जैसा हम कहें वो आप मानिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये कभी नहीं चाहते थे, वो बहुत ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे। और जब भाई मेन ड्राफ्टमैन ने ही डिनाई कर दिया तो किसकी हिम्मत है कोई लिख पाएगा, है ना। इसलिए सोशलिज्म टर्म वाज नेवर यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने उसका ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि ऑलरेडी अंदर तो हमने लिखा ही हुआ है, आर्टिकल्स वगैरह में तो सोशलिज्म लिख ही दिया है, टर्म नहीं यूज किया है, बट ऐसे प्रिंसिपल है। जैसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्टिस किया जाए, इक्वालिटी प्रमोट किया जाए, फ्रेटर्निटी प्रमोट किया जाए। और ऑलरेडी हम प्रीएम्बल में जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिख ही रहे, तो सोशलिज्म अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अंबेडकर जी की अपोजिशन की वजह से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल कभी नहीं लिखा गया। ये बहुत बाद में इन 1975 बाय 42nd Constitutional Amendment Act during national emergency, sorry, internal emergency, not national emergency, during internal emergency, एक अनइलेक्टेड पार्लियामेंट, एक ऐसी पार्लियामेंट जो इलेक्शन से नहीं मिली थी, एक्सटेंडेड पार्लियामेंट थी वो, एक एक्सटेंडेड पार्लियामेंट ने अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन में, क्योंकि इमरजेंसी थी सर जहां पे डेमोक्रेसी को मार दिया जाता है, अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया और टर्म सोशलिज्म वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले कभी नहीं था।
बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, इशू तब नहीं क्रिएट हुए। सबसे बड़ा इशू आया इन द ईयर ऑफ 2025। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। पिटिशनर आर्ग्यूड दैट सर फर्स्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटमॉस्फेयर में लाया गया था, इमरजेंसी में लाया गया था, और उसमें ऐड किया सोशलिज्म। तो ये तो खिलाफ है सर वेरी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए ये टर्म पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए। ये डिबेट थी, बहुत फेमस डिबेट है 2025 की, किसी भी बुक में नहीं है। बुक में तो कुछ है नहीं एक्चुअली। जब आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो सोवरेनिटी 4 लाइन में खत्म कर दी और सोशलिज्म 6 लाइन में खत्म की। क्या ही सीखोगे उस बुक से आप? मैं नहीं कहता लक्ष्मीकांत इज अ रॉन्ग बुक, लक्ष्मीकांत इज अ ब्रिलियंट बुक फॉर अ बिगिनर। तो थोड़ा कुछ बेसिक जानना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बुक लक्ष्मीकांत है। जब आप थोड़ा एडवांस डोमेन में आते हैं जहां पे एक्चुअली क्वेश्चंस के आंसर देने, तो लक्ष्मीकांत थोड़ा पीछे रह जा रही है, क्योंकि लक्ष्मीकांत ने कोई भी बुक में ये सब लिखा है। भाई बुक की एक लिमिटेशन होती है। मैंने 2 घंटे में जितने वर्ड्स बोले हैं एग्जैक्टली इतने ही वर्ड होंगे लक्ष्मीकांत में टोटल। बुक की एक लिमिटेशन होती है ना, वो सब कुछ नहीं लिख सकता। वहां पिक्चर में आता है टीचर। अगर सब कुछ बुक से पढ़ना तो क्यों मुझे फीस भरी? मैं इसीलिए सबसे ज्यादा खिलाफ ऐसे टीचर्स के हूं जो वो किताबों से पीपीटी बना के फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किताब ही पढ़ानी थी तो बेचारा घर पे पढ़ लेता। दो उसको इंग्लिश गुजराती हिंदी सब आती है, वो खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे। इफ स्टूडेंट इज पेइंग यू सम मनी then they deserve something very good. It's not because of money, but because of very precious time they are giving to the teacher. किसी भी बच्चे की लाइफ में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से 8 से 9 घंटे का सोने निकाल दो तो आपके पास लगभग 20 घंटे 14 घंटे बचते हैं। उन वेरी प्रीसियस 14 आवर्स में से 2 घंटे वो आपको दे रहा है अपने जीवन के रोज। तो हर टीचर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, में पूरी टीचर कम्युनिटी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू मस्ट डिजर्व दैट 2 आवर्स ऑफ दैट स्टूडेंट। आपको खुद को इतना इवॉल्व कर लेना चाहिए कि वो 2 घंटे आप सच में डिजर्व करें किसी बच्चे के अटेंशन का। वो सिर्फ पीपीटीज पढ़ने से या कोई एक छोटी मोटी किताबें पढ़ने से नहीं होता। टीचर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये नहीं कि कोई एग्जाम नहीं पास हुए चलो पढ़ाई लेते हैं, वो बहुत बेकार चीज है। जो इस समय इस फील्ड में सबसे ज्यादा 20-20 साल के तो टीचर आ जाते हैं। एक लगता भाई अभी तेरी पढ़ने की उम्र है यार, बहुत पढ़ने की उम्र है। सबसे अजीब क्या लगता है जब टीचर आते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट कंफर्टेबल कहते हैं? सभी। मुझे थोड़ा हंसना आता है, लिटरली कोई एक बता दो, फिर एक में टॉपिक बता दो, टॉपिक में भी आंसर नहीं दे पाते तो उनको खुद को समझ आती, फिर दोबारा आ नहीं पाते हैं। सभी में यू कांट बी एक्सपर्ट ना, व्हेन गॉड इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, आप कहां से हो सकते हैं? इसलिए ये 25 का टॉपिक है, आपकी बुक्स में नहीं है, कहीं नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया कि इस टर्म को हटा देना चाहिए, 2 रीजन से। पहला, जो जिस बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया था वो बॉडी एक अनडेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर की है, इमरजेंसी के टाइम पे किया गया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वाज कि सोशलिज्म इज इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, है ना, which you are imposing on the Soviet parliament. पार्लियामेंट के पास इंटरनल सोवरेनिटी तो है ही ना भाई लॉज बनाने की, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन उस पर इंपोज कर सकता है कि आपको सोशलिज्म ही फॉलो करना है? तब जाके इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस केस की पिटीशन एक्चुअली खारिज कर दी गई। इट वाज रिजेक्टेड। इसलिए आज इसका आप कितना भी केस का नाम ढूंढ लो नहीं मिलेगा, गूगल में कितना भी सर्च कर लो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पिटीशन कभी हुई नहीं। इट वाज अ पिटीशन व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। बट रिजेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए ना, वो एक एस्पिरेंट के लिए सबसे बेडरॉक स्टेटमेंट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें बताई। बोली पहली बात, नो डाउट इमरजेंसी में अमेंड हुआ था, बट किया तो पार्लियामेंट नहीं था, एंड इट इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ पार्लियामेंट, वी कैन नॉट चेंज दैट थिंग। इसलिए आपकी ये आर्ग्यूमेंट फेल होती है। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, सोशलिज्म टर्म। Supreme Court says Indian socialism
is not a Western thought of socialism, which is an economic doctrine which imposes something on the state. Instead, Indian socialism is a Gandhian socialism, which is not an economic imposition, but it is a democratic socialism which says principle of welfare state. हमारा सोशलिज्म इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी सोशलिज्म का मतलब क्या है कि लोगों के भले के लिए अगर सोशलिस्ट पॉलिसी अच्छी इकोनॉमिक में तो गवर्नमेंट वो अडॉप्ट करेगी, कैपिटलिस्ट पॉलिसी अच्छी है तो गवर्नमेंट वो अडॉप्ट कर सकती है, देयर इज नो डिबेट इन दैट। और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया कि जैसे 1991 से पहले हम ज्यादा सोशलिस्ट मॉडल पे थे, जहां पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती थी, कंपनीज गवर्नमेंट की हुआ करती थी। 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर एलपीजी गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट कर गई, अब हमारे यहां प्राइवेट ट्रेड को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। इंडियन सोशलिज्म जो है वो प्राइमरली बेस करता है कि वेलफेयर स्टेट ऑफ द मॉडल, स्टेट का मॉडल वेलफेयरिस्टिक होना चाहिए, ना कि कोई इकोनॉमिक इंपोजिशन स्टेट पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत सारे अदर प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, जैसे रीड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक बहुत फेमस केस हुआ था, जहां पे ये 19 आई थिंक बहुत पुराना 1993 के आसपास का केस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आता, 1993 या 1994 का केस है, जहां पे उस समय पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई थी, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर सर्टेन डेट से पहले आपने रिटायर कर गए हैं तो आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी, और सर्टेन डेट के बाद अगर आप रिटायर हो तो आपको पेंशन कम मिलेगी। डिफेंस पर्सनल के लिए था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए जो इंडियन सोशलिस्ट मॉडल है वो आपको किसी भी ऐसे आर्बिट्ररी डेट को डिसाइड करने से मना करता है। ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि अगर ये इस आदमी रिटायर होता है इसको इतनी पेंशन दूंगा, ये आदमी रिटायर होता है इसको इतनी पेंशन दूंगा, क्योंकि सोशलिज्म इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव सोशलिज्म इन इंडिया, जो रिसोर्सेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहा है कि सबसे जो लास्ट है उन तक पहुंचे। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, जब स्टेट की पॉलिसी की बात आती है तो हमें बहुत सारे लोगों को समझना पड़ता है, जैसे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। हु गेव यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल? जॉन स्टुअर्ट मिल। एक्चुअली यूटिलिटेरियनिज्म उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने क्वालिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म दिया था, बंथन। यूटिलिटेरियनिज्म ने हमने पढ़ा था कि स्टेट को वो करना चाहिए जो मेजॉरिटी के लिए अच्छा हो, ठीक है, जिसमें सबके लिए अच्छा हो। इसी को वेस्टर्न सोशलिज्म भी कहते हैं। मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है तो वो करो जो मजदूरों के लिए अच्छा है। तो भाई उन हैंडफुल ऑफ माइनॉरिटीज का क्या, जो बिजनेसमैन थे, आप कहते हो उनके कोई राइट नहीं होना चाहिए? अगर वेस्टर्न सोशलिज्म को ध्यान से देखा जाए तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी की तो बात ही नहीं करते। आप कितने भी कैपेबल हो, आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। स्टेट डिसाइड करेगा आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसका क्या फायदा भाई? आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी को तो खत्म, डिनाई कर दिया। कम्युनिज्म और सोशलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वेस्टर्न सोशलिज्म की। इसीलिए रशिया डिस्ट्रॉय हो गया। बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन वंस हैव फ्रेगमेंटेड इनटू 15 स्टेट्स, और आज उसकी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द मॉडल दे फॉलोड, जिसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी की तो जीरो वैल्यू है। आप कितना भी अच्छा कर लो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सब स्टेट के पास। ये वेस्टर्न सोशलिज्म हो गया। इंडियन सोशलिज्म सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सही नहीं है। हमारे यहां हम इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ जस्टिस की बात कर रहे हैं। मतलब गांधी ने एक थॉट दिया था जो यूटिलिटेरिज्म का अपोजिट है। जो वेस्टर्न थॉट है कि स्टेट वो अच्छा है जो मेजॉरिटी का, गांधी ने कहा वो सबसे खराब है। इस तरह तो आप मेजॉरिटी रूल को इंपोज कर दोगे। आप कहते हो कि माइनॉरिटी के कोई राइट्स ही नहीं होते हैं। इसलिए गांधी ने कहा कि हमारा जो होना चाहिए प्रिंसिपल होना चाहिए सर्वोदया, सॉरी अंत्योदय, नहीं सही ना, अंत्योदय, अंत्योदय, ये हमारा
मॉडल होना चाहिए। व्हाट इज अंत्योदय प्रिंसिपल? सही वो है स्टेट के लिए, वो पॉलिसीज, वो प्रिंसिपल, वो लॉ सही है जो किसी भी सोसाइटी के सबसे लास्ट पर्सन तक को बेनिफिट कर जाए। जैसे गांधी ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप राज्य हैं या आपके पास कोई लॉ मेकिंग पावर है, आप लॉ बनाने से पहले हमेशा एक थॉट लाइए कि समाज का जो सबसे पिछड़ा इंसान है उस पे आपके लॉ का इफेक्ट कैसा पड़ेगा, तब आप कोई लॉ बना सकते हैं। अभी कितनी इंटरेस्टिंग बात है, गांधी उस जमाने में कह रहे हैं कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का खेल मत करो, खेल उनका करो जो समाज में सबसे पीछे है, क्योंकि जब तक उनको साथ नहीं लोगे आप डेमोक्रेसी नहीं, आप मेजोरिटेरिज्म को फॉलो करोगे, क्योंकि रियल डेमोक्रेसी तो वह है जहां सबका साथ हो। हमारा सोशलिज्म इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए हमने इसको गांधीयन सोशलिज्म कहा है। इंडियन सोशलिज्म कहता है कि जो स्टेट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो, बल्कि स्टेट मस्ट एक्ट एज अ ट्रस्टी, सॉरी इंडिविजुअल्स जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी रहने दो, बल्कि दे मस्ट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल जेनेक्स आईज इंस्टीट्यूशन इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, बट मैं ये ना कंसिडर करूं कि मैं इसका प्रोपराइटर हूं, इसका मालिक हूं, मैं ये कंसिडर करूं कि मैं इसका ट्रस्टी हूं, जो मैं इन बच्चों के लिए रन कर रहा हूं। ये बच्चों के लिए जो सही होगा वो करना सही है, ना कि जो मेरे लिए सही होगा वो करना सही है। अभी 2 दिन पहले ऑफिस में डिबेट हो रही थी, सभी बैठे थे, तो यूपीएससी की फीस सभी इंस्टीट्यूट की फिर से बढ़ गई, 3,10,000 पहुंच गई 2026 में सबकी फीस। तो मैडम वॉज सेइंग स्टाफ में है कि सर आप इतनी कम क्यों रख रहे हो, हमें भी थोड़ी फीस बढ़ानी चाहिए, वो बेटरमेंट होगा इंस्टीट्यूट के लिए एंड फॉर माय पर्सनल गेन एज वेल। जहां मैंने गूगल जेमिनी मुझे जेनेक्स का आईएएस के बारे में कुछ बता रहा था, तो वहां मैंने कहा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा लेक्चर के बाद, कि मुझे जेनेक्स आईएएस के नेगेटिव्स बताइए, लिमिटेशंस। अब रिव्यू में आप लोग तो नेगेटिव बता रहे हैं, तो मुझे एआई से पूछना पड़ता है। तो उसने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेगेटिव बताया, उसने कहा कि जेनेक्स आईएएस इज क्वाइट चीपर एज कंपेयर टू द अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि हमारी फीस बहुत कम है। आप आज जेमिनी में डालना, टेल मी द गुड्स एंड बैड्स ऑफ जेनेक्स आईएएस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सभी इंस्टीट्यूट के सर्च किया, इवन जेमिनी कुड नॉट टेल अ सिंगल रॉन्ग थिंग अबाउट जेनेक्स आईएएस। उसका स्टेटमेंट था, इट इज द ओनली इंस्टीट्यूट विद 0 नेगेटिव रिव्यूज। Often students have cited the best culture, best education। आप आज जेनेक्स आप ट्राई करना जेमिनी में डाल के, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, बट देर आर सर्टेन दैट यू मे कंसिडर एज लिमिटेशन, बिकॉज जेनेक्स आईएएस इज अ चीपर इंस्टीट्यूट, हमारी फीस कम है। इट्स अ वेरी सिंपल रीजन, आई एम द ट्रस्टी नॉट द ऑनर। इतना पैसा आ जाता है जिससे इंस्टीट्यूट अच्छे से रन हो जाए, तो और इसलिए लाना कि मेरा थोड़ा और भला हो जाए, ये हो गया कैपिटलिस्ट मॉडल। अर्न मैक्सिमम यू कैन, इसको कैपिटलिस्ट मॉडल कहते हैं। गांधी कहता, और सोशलिस्ट मॉडल क्या है, कुछ अर्न मत करो, एग्जैक्ट उतने ही पैसे लो जितना भाड़ा है, जितना लाइट बिल है, जितना फैकल्टी कॉस्ट, उसके सिवाय कुछ मत लो। अब आप मुझे बताइए दोनों मॉडल सही है? अर्न मैक्सिमम तो आपको लूट डालेंगे, अर्न नथिंग में मैं खुद लूट जाऊंगा, अगले दिन से आना बंद कर दूंगा। Am I right or wrong? Both model failed on a practical ground. And here enters the Indian model, the mixed one. Indian model says, earn to such extent which is better for your survival as a trustee. Rest give to the students. इसी को ट्रस्टी बेस्ड मॉडल कहते हैं। मैं अपना नहीं, आपका इंस्टीट्यूट समझ के चलाऊं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इंडियन सोशलिज्म इज मोर ऑफ अंत्योदया based on trustee principle, democratic socialism for the redistributive of justice, to promote not equality or not equal positions, but to equal opportunities.
इंडियन सोशलिज्म का मतलब है कि किसी को इक्वल दे मत दो, जैसे रशिया यूएसएसआर में होता, सोवियत में क्या था, 2 एकड़ आपका, 2 एकड़ आपका, 2 एकड़ आपका, 2 एकड़ आपका, बोलते ये मत दो। हाँ, बट एक ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट करो जहां सबके पास ग्राउंड प्लेइंग फील्ड हो। यही तो रीजन है सर रिजर्वेशन का, दुनिया में कहीं नहीं, इंडिया के सिवाय, क्योंकि हमारा सोशलिज्म ही उसकी बात कर रहा है, हमारा सोशलिज्म ग्राउंड प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है कि जो पीछे है उन्हें लाओ आगे और थोड़ा उनको मेहनत करने दो। ग्राउंड प्लेइंग फील्ड है इंडियन सोशलिज्म। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंडियन सोशलिज्म को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ब्यूटी, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेटर मैं बता रहा हूं, मैंने इसके बारे में बहुत जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा है एक्चुअली, क्योंकि ट्रूथ भले गांधी नाम है, बट इंडियन सोशलिज्म मोर ऑफ नेहरू सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं। नेहरू ने काफी किताबें लिखी थी, इनकी मुझे सबसे बेटर लगती है भारत की मेरी खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो बहुत बढ़िया है। उसके सिवाय भी बहुत सारी किताब लिखी, और एक समय में पढ़ता बहुत था, 9th-10th में अच्छे स्कूल का फायदा बहुत होता है। मैंने अपना 12th ग्रेजुएट किया फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन एंटायर इंडिया, एंड वहां एजुकेशन एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि सिटी के 40 स्ट्रीम होते हैं खाली। उतनी बड़ी लाइब्रेरी मेरे कॉलेज में नहीं थी जितनी मेरे स्कूल में थे। भाई देखो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे कॉलेज में ऐसी बात नहीं, बट फिर भी लाइब्रेरी स्कूल की ज्यादा बड़ी थी। वहां हमें इन सभी बुक्स को एक्सपोज किया गया था, पढ़िए बेटा, रोज 1 घंटे का लेक्चर होता है खाली पढ़ने का, चाहिए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, और उसमें आप अपने रेगुलर बुक नहीं पढ़ सकते, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना था। तब नेहरू को बहुत पढ़ा, एक इंटरेस्ट आया, तब पता चला कि नेहरू ने क्या अलग सोचा था इंडिया का। सर, इंडिया का सोशलिज्म नेहरूवियन या पॉजिटिव सोशलिज्म है या इंकरेजिव सोशलिज्म है। अब ये क्या हो गया सर, हम सोशलिज्म एज अ इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन समझते हैं जो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जबकि इंडियन सोशलिज्म वो स्टेट को प्रमोट कर रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लाओ और जस्टिस भी दिलाओ, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी दो। और ये सभी चीजों को प्रैक्टिकली इंपोज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा पार्ट इंक्लूड किया गया, जो इंडिया की बड़ी स्पेशलिटी है, DPSP पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये पार्ट 4 इन्हीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इंपोज करने के लिए है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप पार्ट 4 की लैंग्वेज को देखें, स्टेट शैल प्रमोट, हर चीज ऐसे शुरू हो रही है। अगर आप ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो ये कहता है स्टेट शैल नॉट डू। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ही यही है कि स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। हमें अभी पढ़ा ना कि रिस्ट्रिक्टिंग पावर ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पश्चिमी दुनिया ने यही डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, सबसे वाहियात डेफिनेशन मेरे हिसाब से। जैसे जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का लेक्चर लिया था, मैंने डेफिनेशन ही बदल दी अपनी क्लास में। मैंने कहा इट इज नॉट अ लिमिटिंग पावर, इट इज, जिसको डेफिनेशन लिखा था उनसे पूछे, बताओ, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 हमारे सोशलिज्म को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन कर रहा है। इट इज encouraging the state to promote equality, fraternity, equal opportunities, justice, distributive justice, आर्टिकल 13, 39, 38, नहीं लिबर्टी बेटा पार्ट 3 में वो लगे। ठीक है बेटा जी, आई होप आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, एंड दी वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। पक्का? तो यही टर्म कॉन्स्टिट्यूशन वहां ऐड हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि बहुत अच्छा टर्म है, होना चाहिए। इट इज नॉट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, बट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज अ वेलफेयर स्टेट, विच विल नेवर चेंज। और इसीलिए द टर्म सोशलिज्म वाज क्वाइट इन न्यूज रिसेंट टाइम्स। बहुत जल्दी पढ़ाया मैंने, ज्यादा टाइम नहीं ले पाया इस चीज को, फिर भी अगर आप थोड़ा कुछ केस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, प्लीज राइट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझाया गया है। हेलो, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ मैडम, मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ी देर में आपको फोन करूँ, चलेगा? कुछ अर्जेंट ना हो तो। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, जब छुट्टी हो तो बच्चे को छुट्टी देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ जी मैम।
प्लीज राइट, इंडियन सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म is democratic socialism as defined by Supreme Court. Is democratic socialism as defined by Supreme Court, which is based on, ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा रहा हूं, जब भी आपको आए ना सोशलिज्म पे क्वेश्चन, ये आपका इंट्रो होना चाहिए, which is based on Gandhian socialism, Gandhian socialism which imbibes the principle of welfare state over ownership, welfare state over ownership. थोड़ा फास्ट लिखिए बेटा, हाँ, मतलब समझ पाए इसका क्या है, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है, ना कि स्टेट की ऑनरशिप चाहिए हर चीज की. सेकंड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड जस्टिस. ठीक है, नेक्स्ट, एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस, एंड टू प्रमोट social justice, to bridge the gap between rich and poor, division of caste, creed and race, division of caste, creed and race. ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर आप वेस्टर्न सोशलिज्म को देखिए तो प्राइमरली क्लास स्ट्रगल की बात करता है, बिजनेस ऑनर्स एंड लोगों के बीच. इसलिए हमने इंडियन सोशलिज्म को डिराइव किया है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कभी ये थी ही नहीं कि कोई ऑनर है और कोई वर्कर है. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कास्ट. हर सोसाइटी इकोनॉमी के बेस पे डिवाइड होती है, इंडिया की सोसाइटी कास्ट के बेस पे डिवाइडेड थी, इसलिए हमने अपना सोशलिज्म इवॉल्व किया है. तो इंडियन सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा फ्लेवर क्या है, टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. डन, नेक्स्ट लिखिए, the relevant case laws for the evolution of socialism, the relevant case laws for the evolution of socialism in India. clear? First है Excelsior versus Union of India 1978. यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सोशलिज्म टर्म में, ये एक्चुअली क्या था पहले समझो, केस क्या था अपने आप समझ जाओगे. एक्सेलवियर एक कंपनी थी, ठीक है, ये कंपनी लॉस में वर्क कर रही थी, कंपनी का ऑनर कंपनी को बंद करना चाहता था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आप कंपनी बंद नहीं कर सकते. बोले क्यों, बोले इन वर्कर्स का क्या होगा जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं. इसी केस को एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं, जहां एक कंपनी मालिक अपनी कंपनी बंद करने चाहते क्योंकि लॉस में है, बट गवर्नमेंट नहीं बंद करने दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पे आर्गुमेंट दिया कि वी आर फॉलोइंग सोशलिज्म, वेलफेयर ऑफ द वर्कर. सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बड़ा इंटरेस्टिंग था. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सोशलिज्म को कहा इंडिया सोशलिज्म हैज इंडियन फ्लेवर. मतलब यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट अ मैन, नो डाउट वर्कर्स का वेलफेयर जरूरी है, बट आप पर्सनल राइट, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ अ मील ऑनर कैन नॉट बी इग्नोर्ड. इसको इंडियन फ्लेवर कहा जाता है. ठीक है, द टर्म इंडियन फ्लेवर ऑफ सोशलिज्म वाज डिफाइंड,
of socialism was defined. Which says Indian socialism is not a doctrine, but a balance. राजवीर सर, आप 12th क्लास को पढ़ाते हो? बेटा यूपीएससी पढ़ा लूं वही बहुत हो गया, कहाँ 12th को पढ़ाऊंगा यार। यहीं से मुझे छुट्टी नहीं मिली जिंदगी में, बताओ। मैं यूपीएससी से नीचे अभी क्लास 3 तक तो गया नहीं भैया, 12th तक ले जा रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब ये कौन सा केस था? ये पेंशन वाला, जो मैंने आपको बताया, पेंशन वाला जो केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडियन सोशलिज्म प्रमोट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड जस्टिस। जो हमने ऊपर लिख लिया उसी का इवोल्यूशन बता रहे हैं, कैसे वो इवॉल्व हुआ है। टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र, लिख दो। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सबसे फेमस केस है 1997 का सोशलिज्म को लेकर। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये क्या है सर? ये एक ट्राइब का केस था। एक्चुअली ट्राइबल एरिया में एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था समाथा ग्रुप को, वेदांता ग्रुप को, और समाथा ने उसके खिलाफ केस किया था आंध्र प्रदेश के। इसको समानता वर्सेस, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टेशिप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो जंगलों को मालिक के जैसे नहीं रख रही है, एज ए ट्रस्टी है। तो ये कहां से इवॉल्व हुआ? फ्रॉम द टर्म ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। इट डिफाइंस सोशलिज्म एज अ ट्रस्टीशिप, गवर्नमेंट ऑनरशिप एज अ ट्रस्टीशिप, गवर्नमेंट्स ऑनरशिप एज अ ट्रस्टीशिप। ठीक है। कंक्लूजन कैसे करेंगे इसका? कंक्लूड कैसे होगा? कंक्लूजन हमें बहुत सिंपल सुप्रीम कोर्ट के एज इट इज स्टेटमेंट को यूज कर लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडियन सोशलिज्म इज नॉट अ डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट इज कम्युनलिज्म, बट इट इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, which is a reminder to the governments that your primary goal is welfareism. इंडियन सोशलिज्म जो लिखा गया है प्रीएम्बल में, इसका मतलब यह है कि एक रिमाइंडर का काम करता है गवर्नमेंट के लिए कि आपका गोल हमेशा वेलफेयरिज्म होना चाहिए। The socialism term in the preamble, the socialist term in the preamble is a constant reminder, rather than a hurdle, to the state to devote itself towards the welfare of the people and the morality of Antyodaya. ठीक है। यहां हमारा द टर्म ऑफ सोशलिज्म वाज आल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर। अनफॉर्चुनेटली आज का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है,
एंड सेकुलरिज्म विल ऑलमोस्ट टेक 1.5 आवर टू एक्सप्लेन। अगर हम बेसिक खाली एक्सप्लेन करें तो भी 1 से 1.5 घंटे में सेकुलरिज्म समझाने में निकल जाएगा। आज अब इस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रेदर देन गोइंग फॉरवर्ड कि 10 मिनट है तो थोड़े क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लें। सोशलिज्म के 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड जाने से, क्योंकि ये टर्म भी अभी 1-1.5 घंटे खाएगा, ये टर्म इस साल 1-1.5 घंटे खाएगा। पिछले बार मैंने इसको 30 मिनट में पढ़ाया था, इस साल ज्यादा इसलिए लेगा क्योंकि राघव चड्ढा ने लास्ट वीक पार्लियामेंट में कहा राइट टू रिकॉल होना चाहिए, एंड राइट टू रिकॉल इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमें डेमोक्रेसी में समझाना पड़ेगा इनिशिएटिव क्या होता है, राइट टू रिकॉल क्या होता है, प्लेबिसाइड क्या होता है, वगैरह वगैरह। बहुत लंबा टॉपिक, ये खुद हो जाएगा, 1-1.5 घंटे ये भी खा जाएगा, ठीक है। रिपब्लिक उतना टाइम नहीं लेता थैंकफुली। ये कंप्लीट करने में हमें लगभग 1 लेक्चर और पूरा चाहिए, 2 से 2.5 घंटे का, फिर यहां आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए एंड कर देते हैं।